Hello everyone, good morning, good afternoon and good evening. जो भी आपकी घड़ी में समय हो रहा है उस हिसाब से हमारा अभिवादन स्वीकार करिए। और आज हमारा जो टॉपिक है वो साइकेट्रिस्ट है। तो सबसे पहले ये बताइए, यदि कोई व्यक्ति किसी नॉन लिविंग थिंग से उसमें सेक्सुअल एरोजल हो रहा है, ठीक है, तो वो जो है वो व्यक्ति जो है वो नॉर्मली ठीक है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? आप बताइए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि बताइए हाँ या ना। नॉर्मल और एबनॉर्मल इतना ही लिखना है, एबनॉर्मल नॉर्मल। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है उसी पे बेस्ड है। हमारा टॉपिक आज का है सेक्सुअल डिसऑर्डर। सेक्सुअल डिसऑर्डर में सबसे पहला है कि पैराफिलिया। व्हाट इज पैराफिलिया? ठीक है, तो जो पैराफिलिया है वो क्या है? ठीक है, ये पैराफिलिया जो है हिंदी में यदि बोला जाए तो ये एक सेक्सुअल डिसऑर्डर है या मानसिक मतलब मेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें किसी भी पर्सन को, मतलब वो मेल हो या फीमेल हो, वो डिपेंड नहीं करता, जेंडर वाइज्ड नहीं है, जो भी है मेल और फीमेल, ठीक है, उसे किसी भी नॉन लिविंग थिंग से या किस मतलब किसी भी अनुचित स्थिति में रहते हुए, मतलब वो यदि क्राउड में है, ठीक है, क्राउड में है तो लोग जा रहे हैं, मगर वो जो है उस क्राउड में होने का फायदा उठाना उसके तरफ से, कि वो देख रहा है कि मतलब क्या किया कि वो क्राउड में है तो वो देखा कि बहुत भीड़ होने के कारण वो अपना प्राइवेट पार्ट किसी के अगेंस्ट रब कर रहा है, मतलब क्राउड का फायदा उठाना, तो ये गलत है। तो ये सब जितने भी मेंटल कंडीशन आते हैं, जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स जो आते हैं, मेंटल कंडीशन जो आते हैं, वो पैराफिलिया के अंडर आते हैं, ठीक है। तो हमने क्या समझा? पैराफिलिया का मतलब ये हुआ कि कोई भी आदमी, वो मेल हो या फीमेल हो, उसमें सेक्सुअल एराउजल होता हो नॉन लिविंग थिंग्स से, या फिर किसी भी दो लोग इंटीमेट हो रहे हैं, प्राइवेट इंटीमेट हो रहे हैं, और वो तीसरा जो है वो उनको देख रहा है, ये जो आदमी है वो उनको देख रहा है, छुप के ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये सब जितने भी कंडीशन है वो पैराफिलिया की कंडीशन है। पैराफिलिया के अंदर टाइप्स होते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन हमने कर लिया कि बिना कंसेंट के किसी दूसरे से, मतलब कंसेंट लिए जो है, यदि वो उसमें दूसरे को देख के उसमें सेक्सुअल अराउजल कुछ भी हो, मतलब अगला का कंसेंट नहीं लिया जाए तो, और खुद में सेक्सुअल अराउजल हो, सिचुएशन के बेसिस पे हो, या फिर हो सकता है कि ऑब्जर्व करने पे हो, कुछ भी हो, तो वो सब जो है पैराफिलिया हुआ। उसका टाइप्स यदि देखा जाए तो टाइप्स का बात करें तो पहला है एग्जिबिशनिज्म है, फिर दूसरा क्या है वोयूरिज्म है, तीसरा फेटिशिज्म है, फिर चौथा क्या है पीडोफिलिया है, फिर पांचवा क्या है फ्रोटुरिज्म है। सब का मतलब देखिए समझते हैं। सबसे पहले एग्जिबिशनिज्म का मतलब क्या होता है कि अपने प्राइवेट पार्ट को दूसरे को दिखाना बिना उसके मर्जी के, ठीक है। तो ये जो है, और उससे उसमें सेक्सुअल एरोजल आना, मतलब उसको आनंदित होना दिखाकर, तो ये क्या है? ये एग्जिबिशनिज्म का एग्जाम्पल है। वोयरिज्म का मतलब क्या हुआ कि दो लोग इंटीमेट हो रहे हैं तो तुम कहीं से ऑब्जर्व कर रहे हो छुप के, तो वो क्या हुआ वोयरिज्म हुआ। तीसरा क्या है फ्रोटरिज्म।
फ्रोटरिज्म मतलब क्या इसमें है कि सेक्सुअल अराउजल होना, मगर टचिंग एंड रबिंग अगेंस्ट नॉन कंसेंटिंग पर्सन इज फ्रोटरिज्म। ठीक है, मतलब आप क्राउड में है, वही वाला बात है कि आप क्राउड में हैं, आप आप देखे कि कोई पर्सन है, उस पे अपने जेनिटल पार्ट्स को, प्राइवेट पार्ट्स को रब करने लगे बिना उसकी परमिशन के। ठीक है, ठीक है, अफ्रोट्रिज्म का मतलब फ्रोटरिस्टिक डिसऑर्डर है। फिर चौथा क्या है, सेक्सुअल मासोचिज्म डिसऑर्डर। तो इस सेक्सुअल मासोचिज्म और सेक्सुअल सैडिज्म डिसऑर्डर, इसमें क्या है कि आप किसी को उत्पीड़न कर रहे हैं, किसी को पीट रहे हैं, उसको पेन दे रहे हैं या फिर पेन ले रहे हैं, ठीक है, उससे आप में सेक्सुअल अराउजल हो, तो ये क्या है, सेक्सुअल मासोचिज्म और सेक्सुअल सैडिज्म डिसऑर्डर है। पीडोफिलिक डिसऑर्डर का मतलब क्या है कि सेक्सुअल अराउजल होना किसी मतलब चिल्ड्रन के से, तो वो पीडोफिलिक डिसऑर्डर है। फिर फेटिस्टिक डिसऑर्डर का क्या मतलब है कि नॉन लिविंग थिंग से उसमें सेक्सुअल अराउजल होना, उसको टच करके, उसको फिर रब करके, कुछ भी हो सकता है, तो वो जो है फेटिस्टिक डिसऑर्डर है। फिर है ट्रांसवेस्टिक डिसऑर्डर। आप जो है अपोजिट जेंडर का ड्रेस पहन रहे हैं और उससे आप में सेक्सुअल अराउजल आ रहा है, तो क्या है, ट्रांसवेस्टिक डिसऑर्डर। फिर आते हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन पे। ठीक है, जब सेक्सुअल डिस्फंक्शन पे आते हैं तो इतना जो हमने आपने बात किया वो समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअल डिस्फंक्शन का मतलब है कि डिस्टर्बेंस इन पर्सन एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड सेक्सुअल और एक्सपीरियंस सेक्सुअल प्लेजर, कॉजिंग डिस्ट्रेस और इंटरपर्सनल डिफिकल्टी। मतलब क्या है कि इसमें जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करना, या फिर वो सेक्सुअल प्लेजर को एक्सपीरियंस नहीं करना, ये क्या है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन है। ठीक है, क्या समझे कि उसमें वो नहीं आ रहा कि वो मतलब सेक्सुअल प्लेजर को फील नहीं कर पा रहा है, या फिर उसमें वो मतलब क्या, मतलब क्या बोलते हैं उसको, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है या एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा है सेक्सुअल प्लेजर, तो क्या है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन बोलते हैं उसको। फिर नॉर्मल ह्यूमन रिस्पॉन्स साइकिल की बात करें तो नॉर्मल ह्यूमन रिस्पॉन्स साइकिल जो है, इसमें 4 फेज आते हैं। एक डिजायर, फिर एक्साइटमेंट, फिर ओर्गेज्म, फिर रेजोल्यूशन। डिजायर मतलब कि इंटरेस्ट होना सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए, ये क्या हुआ डिजायर। फिर एक्साइटमेंट क्या हुआ, मतलब कि उसमें फिजियोलॉजिकल चेंज आ रहा है शरीर में, जैसे कि इरेक्शन इन मेल एंड लुब्रिकेशन इन फीमेल, ये क्या है, फिजियोलॉजिकल चेंज है जो कि एक्साइटमेंट फेज में आता है। फिर तीसरा है ऑर्गेज्म। पीक ऑफ द सेक्सुअल प्लेजर जो होता है वो क्या होता है, ऑर्गेज्म होता है। फोर्थ जो है रेजोल्यूशन, रिलैक्सेशन आफ्टर ऑर्गेज्म, मतलब बैक टू द नॉर्मल आना फिजियोलॉजिकली, टेम्परेचर कम जाना, बीपी कम जाना। आगे भी यही चीज़ को थोड़ा और डिफाइंड वे में हमने लिखा भी है, तो टेंशन नहीं लीजिए, सब होगा। तो रिजोल्यूशन का मतलब क्या होगा कि बैक टू द नॉर्मल, जिसमें बीपी कम जाना, मतलब जैसे एक्साइटमेंट में है तो उसमें बीपी बढ़ता है, ठीक है, हार्ट बीट बढ़ता है, इसमें क्या होगा कि नॉर्मल पे आना हार्ट बीट, बीपी, ये सब, टेम्परेचर। तो जो सेक्सुअल डिस्फंक्शन होता है ना, वो इसी में से किसी भी चीज, मतलब ये 4 जो फेज है, 4 में से किसी फेज में दिक्कत होने के कारण सेक्सुअल डिस्फंक्शन होता है।
तो सबसे पहले देखिए मेजर टाइप जो होते हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन के वो होते हैं। पहला है सेक्सुअल इंटरेस्ट या एरोजल डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें क्या है कि अब्सेंस है ना, सॉरी, अब्सेंस होना सेक्सुअल थॉट्स का, या फिर डिजायर फॉर द एक्टिविटी, डिजायर नहीं होना एक्टिविटी के लिए। तो मेल में होता है सेक्स, मेल हाइपर एक्टिव सेक्सुअल डिसऑर्डर होता है, फीमेल में होता है फीमेल सेक्सुअल एरोजल डिसऑर्डर होता है। ठीक है, दो होते हैं, दोनों होते हैं। फिर इरेक्टाइल डिसऑर्डर होता है, इसमें क्या होता है कि मतलब मेंटेन नहीं करना, परसिस्ट नहीं करना इरेक्शन को। ठीक है, फॉर सफिशिएंट टाइम इन ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी, मतलब सफिशिएंट टाइम के लिए आप सेक्सुअल एक्टिविटी में मेंटेन नहीं कर पाए इरेक्शन को, तो क्या हुआ, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया। फिर ऑर्गेज्मिक डिसऑर्डर क्या हुआ कि डिले होना ऑर्गेज्म का, या अब्सेंस होना ऑर्गेज्म का, या फिर प्री मेच्योर एजैकुलेशन होना, या फिर मतलब प्री मेच्योर एजैकुलेशन होना, या फिर डिलेड एजैकुलेशन होना। तो ये क्या है, ये है आपका ऑर्गेज्मिक डिसऑर्डर। ठीक है, उसके बाद आते हैं जेनाइटोपेल्विक पेन या पेनिट्रेशन डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग वेजाइनल इंटरकोर्स के टाइम पे जो होता है टाइटन हो जाता है वेजाइनल वॉल ड्यू टू फियर, ड्यू टू पेन, एनी ऑफ दिस रीजन कैन बी देयर। फिर पांचवा क्या है कि कोई मेडिकेशन लेने के कारण सेक्सुअल डिस्फंक्शन होना, किसी का मेडिकेशन लेने के कारण, तो हाइपरटेंशन का मेडिकेशन लेने के कारण हो सकता है, या फिर एंटी डिप्रेसेंट लेने के कारण हो सकता है, या फिर कोई सब्सटेंस अब्यूज के कारण जैसे अल्कोहल या स्मोकिंग। ठीक है, तो कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो सकता है? तो बायोलॉजिकल है, फिर फिजियोलॉजिकल है। तो बायोलॉजिकल में जो है हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन लो हो जाने के कारण सेक्सुअल ये डिस्फंक्शन होता है। ठीक है, फिर वेस्कुलर डिजीज जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस होने के कारण हो सकता है। फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण हो सकता है, जैसे कि डायबिटिक न्यूरोपैथी, या फिर स्पाइनल इंजरी के कारण हो सकता है। मेडिकेशन लाइक एसएसआरआई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के कारण हो सकता है, एंटी साइकोटिक ड्रग के कारण हो सकता है, इसी का एंटी डिप्रेसेंट भी हो सकता है। फिर फिजियोलॉजिकल जो है वो परफॉर्मेंस एंजाइटी हो सकता है। ठीक है, फिर दूसरा डिप्रेशन हो सकता है, जो कि उसका दवाई के कारण भी होता है, डिप्रेशन के कारण स्ट्रेस हो सकता है। ठीक है, फिर यदि पिछला जो है मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी जब हुआ किया था वो बंदा या बंदी, तो उसका हिस्ट्री सही नहीं है, मतलब अच्छा नहीं गया था वो, तो उस कारण भी हो सकता है। फिर आते हैं जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसको बोलते हैं जेंडर डिस्फोरिया। ठीक है, तो ये बताइए इतना कौन कौन समझ गए? मेरे को उम्मीद है कि सब लोग समझ गए हों, बाकी बताइएगा जिनको नहीं समझ में आया। ठीक है, उसके बाद आते हैं जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसको बोलते हैं जीआईडी ना। तो DSM-5 के अकॉर्डिंग जो जेंडर डिस्फोरिया वो बता रहे हैं कि जेंडर डिस्फोरिया का मतलब क्या होता है कि जो बायोलॉजिकल सेक्स है, सिंपली यदि समझा जाए तो ज़्यादा घुसना नहीं है, हम सिंपल वे में समझना है। जो बायोलॉजिकल सेक्स है उससे आदमी जो है अपने आप को मैच नहीं कर पा रहा है। हो सकता है कि वो मेल हो मगर अपने आप को मेल समझने के लिए तैयार नहीं हो, बिहेवियरली उसमें फीमेल का पैटर्न देखने को मिल रहा हो, या फिर वो ड्रेसिंग करता हो, या फिर वो बायोलॉजिकली बाहर से कुछ और दिख रहा है पर है अंदर से कुछ और, हो सकता है ना, जैसे कि ट्रांसजेंडर। तो इसी को बोलते हैं वो अलाइन नहीं करना बायोलॉजिकल सेक्स के साथ अपने आप को किसी भी पर्सन के द्वारा, उसे जेंडर डिस्फोरिया कहते हैं। ये क्यों हो सकता है? तो
क्रोमोसोम में गड़बड़ी के कारण हो सकता है, गोनैड्स में गड़बड़ी के कारण हो सकता है, या फिर जेनाइटल्स में गड़बड़ी के कारण हो सकता है। और जेंडर आइडेंटिटी क्या है कि अपने आप को आइडेंटिटी, जैसे मेल है, वो अपने आप को मेल नहीं मानना, तो वो जेंडर आइडेंटिटी कारण हो सकता है कि अपने आप को एक्सप्रेस करने में वो उल्टा पड़ जा रहा है, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। बिहेवियरली, या फिर कपड़ा पहनने में, जैसे मेल है और बिहेवियर कर रहा है लड़की जैसा, लड़की है और लड़का जैसा बिहेव कर रही है, हो सकता है कि कपड़ा लड़की के पहन रही हो लड़का, हो सकता है कि लड़की हो और लड़का कपड़ा पहन रही हो, या फिर लड़का हो या लड़की का कपड़ा पहन रहा हो। तो ये सभी हो गए इसमें। फिर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया DSM-5 के अकॉर्डिंग क्या है कि दो चीज़ मिलना चाहिए और 6 मंथ से ज़्यादा का टाइम पीरियड होना चाहिए। तो क्या इसमें है कि ये जो 6 केस हैं, इसमें से 2 केस मिनिमम मैच करना चाहिए। ठीक है, तो पहला है कि अपना जो है अपने आप को अलाइन नहीं करना। फिर दूसरा है कि उसको दूसरा जेंडर में कन्वर्ट होना का डिजायर हो, या फिर वो चाहते हो कि अपने आप को ट्रीट, मतलब हमको सब लड़का होते हुए हमको लड़की जैसा ट्रीट करे। तो यही सब 4 5 5 6 6 केस है, जो चीज़ जो है इसमें से 2 केस मिलना चाहिए और 6 महीने से ज़्यादा का है हिस्ट्री होना चाहिए। ठीक है। ऑनसेट ऑफन बीइंग कब हो सकता है, तो चाइल्डहुड में हो सकता है, मगर परसिस्ट मतलब अच्छे से क्लियरली कब दिखेगा ज़्यादातर केस में, एडोलसेंस और एडल्ट्स में दिखेगा, एडल्टहुड में उसके दिखेगा। तो ये क्यों हो सकता है, इसका कारण क्या है कि प्री नेटल हार्मोनल एक्सपोजर के कारण हो सकता है, जेनेटल फैक्टर के कारण हो सकता है, जेनेटिक फैक्टर, जेनेटल बोल रहा हूँ, जेनेटिक फैक्टर के कारण हो सकता है। तो देखिए प्री नेटल हार्मोनल एक्सपोजर में क्या है, हार्मोन एक्सपोजर में क्या है कि जो आदमी है ना, उसमें वो मेल है यदि, तो उसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है बहुत कम है। ठीक है, बहुत कम है ही नहीं। तो ये एक केस हो सकता है, या फिर साइकोलॉजिकली या सोशल या फैमिली डायनेमिक के कारण उसमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 कारण हो सकते हैं, एक बायोलॉजिकल और एक साइकोलॉजिकल। जो फेजेस ऑफ सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल है वो मास्टर एंड जॉनसन के द्वारा दिया गया था, ये तो पता ही होगा, जो कि 4 फेज हैं टोटल, डिजायर, एक्साइटमेंट, ऑर्गेज्म एंड रेजोल्यूशन। ये भी हमने बात कर लिया था कि रिफ्रैक्टिव, और एक चीज़ ये छूट गया था कि रिफ्रैक्टिव पीरियड जो था मेल में होता है कुछ देर के लिए, मगर फीमेल में थोड़ा कम देर के लिए होता है। उस टाइम जो होता है वो इरेक्शन को अचीव नहीं कर सकता है, ऑर्गेज्म को अचीव नहीं कर सकता है। ये है जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, पहले डिजायर फेज आता है, फिर एक्साइटमेंट फेज आता है, फिर प्लेटिव, फिर ऑर्गेज्म और रिजोल्यूशन। तो जो प्लेटिव फेज है ना, उसमें जो है एक्साइटमेंट फेज से जो लेट स्टेज जो है एक्साइटमेंट फेज का, और ऑर्गेज्म फेज से पहले का स्टेज जो है वो प्लेटिव फेज होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं कि क्लिनिकल रेलिवेंस क्या है इसका, मतलब ये जो 4 होते हैं ना कि पहले डिजायर होता है, फिर एक्साइटमेंट होता है, फिर ऑर्गेज्म होता है, फिर रेजोल्यूशन होता है। तो इसका क्या मतलब है कि हर एक फेज में अलग अलग डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि डिजायर में होते हैं हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर होते हैं, एक्साइटमेंट में इरेक्टाइल डिसऑर्डर और फीमेल एरोजल डिसऑर्डर होता है, ऑर्गेज्म में डिटेल्ड इजैकुलेशन होता है या फिर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है, पेन में पेन होता है, या फिर पेनिट्रेशन डिसऑर्डर होता है। सेक्सुअल डिस्फंक्शन में क्या होता है, रिफर सेक्सुअल डिस्फंक्शन रिफर टू डिस्टर्बेंस इन सेक्सुअल डिजायर और इन
psychophysiological changes that characterize the sexual response cycle causing distress और इंटरपर्सनल डिसफंक्शन। मतलब उसमें जो है सेक्सुअल डिजायर नहीं आना, या फिर वो थॉट ही नहीं आने देना, सेक्सुअल डिजायर का थॉट्स ही नहीं आना, या फिर आना तो उस चीज में उस अपने आप को मतलब वो ऑर्गेजम को फील नहीं कर पाना, जब मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी करना तो प्लेजर को फील नहीं करना, ये भी हो सकता है। देखिए क्लासिफिकेशन क्या है सेक्सुअल डिसऑर्डर का। तो पहला है सेक्सुअल इंटरेस्ट या अराउजल डिसऑर्डर, जिसमें एब्सेंट हो जाना या फिर कम हो जाना सेक्सुअल डिजायर का। दूसरा है मतलब मेल हाइपर एक्टिव सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर, ठीक है, मेल में हो जाना हाइपर एक्टिव मतलब सेक्सुअल डिजायर का कम होना, या फिर फीमेल में सेक्सुअल डिसऑर्डर इंटरेस्ट या अराउजल डिसऑर्डर होना। दूसरा इरेक्टाइल, इरेक्टाइल डिसऑर्डर जो होता है उसमें क्या है कि परसिस्ट नहीं करना इरेक्शन को सेक्सुअल परफॉर्मेंस के टाइम, सेक्सुअल एक्टिविटीज के टाइम पे इरेक्शन को बहुत टाइम तक परसिस्ट नहीं करना। या फिर ऑर्गेज्मिक डिसऑर्डर में क्या है कि डिले होना है ऑर्गेज्म में, या फिर एब्सेंस होना ऑर्गेज्म, वो हो सकता है मेल में हो सकता है फीमेल में हो सकता है, या फिर इजैकुलेशन बहुत देर में होना, या फिर बहुत पहले हो जाना। ये चार केस है। फिर जिनाइटोपेल्विक पेन, जिसमें क्या था पेन होना वेजाइनल इंटरकोर्स के द्वारा, जिसमें जो है क्या हो जाता है वेजाइनल वेजाइनिस मस हो जाता है। उसमें क्या होता है कि मतलब जो है पूरा का पूरा टाइट हो जाना, यही समझिए वेजाइना का। तो ये जेनेटोपेल्विक पेन हो गया। फिर सब्सटेंस जो कि एंटी डिप्रेसेंट अल्कोहल ये सब है, ये तो हमने बात कर ही लिया था कि